वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट 11 जो बात करता था सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस की, जिसमें हमने देखा था कि जो सेंटर एंड स्टेट है वो तीन हेड में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन को समझ लिया था क्योंकि वो पार्ट 11 के अंडर आता था, और जो सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 और आर्टिकल 268 टू 293 के अंडर आता है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ और समझते हैं कि कौन से टैक्सेस सेंटर के अंडर आते हैं और कौन से टैक्सेस स्टेट के अंडर आते हैं। 100 में से 13 ऐसे सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंडर जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट है अपने रूल्स बना सकती है, चेंजेस ला सकती है कि टैक्स को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो 13 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट है जो वो अपने रूल्स बना सकती है, और 61 में से 18 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं और उन पे जो भी रूल्स बनाने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर कर सकती है। और ये हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन में समझा था कि यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, उसके बाद रेजिडरी पावर्स क्या होता है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो पहले यही कहूंगी कि आप लास्ट वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब कॉन्करेंट पावर क्या होता है? कॉन्करेंट पावर का मतलब क्या होता है? जहां पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों काम कर सकते हैं, वो होता है कॉन्करेंट पावर। बट अगर हम टैक्सेस की बात करें तो कोई भी टैक्स ऐसा नहीं था जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आता था। फिर एक अमेंडमेंट होती है 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, और उस अमेंडमेंट के थ्रू एक ऐसा टैक्स था जो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया था, और वो था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये 101 अमेंडमेंट क्यों होती, क्यों एक नया टैक्स ऐड किया गया? अब क्या होता था कि जो सेंटर होती थी और जो स्टेट होता था, दोनों ना एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत लगा रहे थे लोगों पे। अब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करो और एक ही ऐसा टैक्स होगा जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स ले सकती है, वो होगा गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अब एक गुड एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? अब इनडायरेक्ट टैक्सेस समझने से पहले ना हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जब आपको इनकम मिलती है, या इनकम टैक्स आपने सुना होगा वर्ड, इनकम टैक्स क्या होती है? जब आपको इनकम मिलती है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। ये आप क्या डायरेक्टली आप दे रहे हो टैक्स, आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स दे रहे हो, ठीक है। अब आप गोल्ड लेने जा रहे हो, आप एक शॉप पे गए, गोल्ड लिया, जब आप कहते हो कि बिल बना के दो, जब वो बिल देते हैं तो वहां पे एक जीएसटी लगा होता है। तो ये जो जीएसटी है ना, यही है गुड सर्विसेज टैक्स, जो आपसे इनडायरेक्ट वे से लिया जाता है। देना वो शॉपकीपर ने होता है, बट वो आपसे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो आगे गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो गुड एंड सर्विसेज टैक्स था ये ऐड हुआ था 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। फिर आता है रेजिडरी पावर। अब रेजिडरी पावर क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। इस पावर, जो ये रेजिडरी पावर है, इस पे जो भी टैक्सेस लगाने हैं उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट टैक्स लगा सकती है। अब इनके अंडर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमारी ना यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में। जैसे गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया। ये किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं किए हुए, बट इन पे टैक्सेस लगाए जाते हैं, और इन पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट लगा सकती है, स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 क्यों इंक्लूड किया गया? अब बहुत ज्यादा ना वर्टिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था, और इसी वर्टिकल इम्बैलेंस को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 280 आया। अब वर्टिकल इम्बैलेंस क्या हो रहा था? सेंटर के अंडर 13 सब्जेक्ट्स आ गए जिसपे वो टैक्स लगा सकते हैं, और जो स्टेट है उनके अंडर 18 सब्जेक्ट्स आ गए। अब सेंटर जितने भी टैक्स कलेक्ट कर रही थी उनका रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा था, बट स्टेट जितने भी टैक्सेस ले रही थी उनका रिवेन्यू इंक्रीज ना होने की बजाय उनका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा था। तो इसी इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए आर्टिकल 280 आता है, और आर्टिकल 280 के अंदर किस चीज को क्रिएट किया जाता है? फाइनेंस कमीशन को क्रिएट किया जाता है, और ये फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद इलेक्ट किया जाता है। अब ये फाइनेंस कमीशन क्यों, मतलब इसका क्या काम है? तो उसका सिंपल सा एक काम है कि इसने टाइम टू टाइम ये चेक करना है कि जो कंडीशंस हैं सेंटर एंड स्टेट की वो कैसी हैं, और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ट्रांसफर करने हैं सेंटर से स्टेट की तरफ में, कि सेंटर के कुछ रिसोर्सेज शेयर होंगे स्टेट के साथ।
और कौन से रिसोर्सेज शेयर होंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही पॉइंट किया गया था कि कौन से रिसोर्सेज होंगे जो सेंटर स्टेट के साथ शेयर करेगी। फॉर द ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल रिसोर्सेज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ पॉइंट आउट व्हाट टैक्स रिसोर्सेज ऑफ द सेंटर हैव टू बी शेयर विद द स्टेट। और इसी जो ये शेयरिंग हो रही है, जो अपने रिसोर्सेज को सेंटर शेयर कर रही है, इसे बोला जाता है डिविजिबल पोल, डिवाइड कर रहे हैं। अब ये डिविजिबल पोल क्या होता है ये भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। Divisible pool is that portion of gross tax revenue which is distributed between the center and the state. एक ऐसा टैक्स रिवेन्यू है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर एंड स्टेट में। द डिविजिबल पूल कंसिस्ट ऑफ ऑल टैक्सेस। डिविजिबल पूल में सारे टैक्सेस इंक्लूड किए जाते हैं, बट दो ऐसे टैक्स हैं जो सिर्फ सेंटर रखेगी अपने पास बट वो स्टेट को नहीं देगी, वो है सरचार्जेस एंड सेस टैक्सेस। दो ऐसे टैक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर रखेगी और बाकी जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे किसके साथ शेयर होंगे, स्टेट के साथ शेयर होंगे। तो ये था आर्टिकल 280 जो इम्बैलेंस को खत्म करने की बात करता है और रिसोर्सेज को ट्रांसफर करने की बात करता है सेंटर टू स्टेट। नेक्स्ट आता है 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो हमारे 10वें फाइनेंस कमीशन आए थे उन्होंने 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और क्या बोला कि जितने भी सेंट्रल के टैक्सेस हैं वो सारे शेयर किए जाएंगे, किसके साथ, स्टेट के साथ शेयर किए जाएंगे। 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक नहीं हुई थी उससे पहले क्या था, उससे पहले दो ऐसे टैक्सेस थे, कॉर्पोरेटिव इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज। इनको डिविजिबल पूल के अंदर नहीं रखा गया था कि ये शेयर नहीं होंगे स्टेट के साथ। बट जब हमारे 10th फाइनेंस कमीशन आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कॉर्पोरेटिव इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज के जो टैक्सेस हैं ये भी शेयर किए जाएंगे अब स्टेट के साथ। तो ये थी 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वही यहाँ पे बोला है कि जो 80th अमेंडमेंट हुई थी वो आर्टिकल 270 के अंडर चेंजेस लेके आई थी। आर्टिकल 270 यही बोल रहा था कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है और कस्टम ड्यूटीज हैं, ये जो टैक्सेस हैं ये स्टेट के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, ये आर्टिकल 270 बोलता था। बट फिर 80th अमेंडमेंट होती है और वो आर्टिकल 270 में चेंजेस लेके आती है और वो किससे रिलेट करती है, डिविजिबल पूल के साथ रिलेट करती है। अब कितने परसेंट आपने शेयर करने स्टेट के साथ और कितने परसेंट सेंटर रखेगी वो क्लियर करना बहुत जरूरी था। और कमीशन रिकमेंड करता है कि जो टोटल इनकम ऑब्टेन होती है सेंटर को टैक्सेस के द्वारा, उसमें से 29% है वो अपना शेयर है जो स्टेट को देंगे। ये 10th फाइनेंस कमीशन ने बोला था। और अब हमारे 16th फाइनेंस कमीशन आते आते तक अब ये 29% से 41% तक शिफ्ट हो गया। उसके बाद आता है ग्रांट इन एड टू द स्टेट। अब आप टैक्सेस दे रहे हो स्टेट को, आप अपने टैक्सेस हैं जो वो शेयर कर रहे हो, बट आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट को ज़रूरत पड़ रही है तो आपको ग्रांट्स भी देने पड़ेंगे। ये दो टाइप्स के हैं, स्टैट्यूटरी एंड डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। सबसे पहले समझते हैं हम स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के बारे में। तो इसके अंदर एक आर्टिकल आया, आर्टिकल 275, जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप स्टेट को है जो ग्रांट दे सकते हो जब उनको कभी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत हो, जब उन्हें कभी भी फाइनेंस की जरूरत हो तब स्टेट को ग्रांट देना है। ऐसी आप ग्रांट नहीं दोगे। अगर किसी स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो सेंटर उनकी हेल्प कर सकती है। और जो ये पैसे हैं कहाँ से लिए जाते हैं, जो सेंटर पैसे निकालते हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालती है। हर साल जिस स्टेट को जरूरत होती है इस कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल के उस स्टेट की हेल्प की जाती है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं जो यूज की जाएंगी फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। किसी भी स्टेट में जहां पे भी ट्राइबल लोग रह रहे हैं उनकी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए या फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको राइज करने के लिए आप स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं जो वो दे सकते हो। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। उसके अंदर आता है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 दोनों को पावर दे देता है, सेंटर एंड स्टेट को दोनों को पावर दे देता है कि आप पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी स्टेट की हेल्प कर सकते हो। स्टेट को भी यही चीज बोली गई है, जरूरी नहीं है कि अगर आपके स्टेट में प्रॉब्लम आई है सिर्फ आप तभी हेल्प करोगे। अगर किसी स्टेट को जरूरत है, अगर वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव के अंडर नहीं आती तब भी आप उनको ग्रांट दे सकते हो। तो ये डिफरेंस है डिस्क्रिशनरी ग्रांट एंड स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के अंडर। नेक्स्ट आता है अदर ग्रांट्स। तो थर्ड टाइप की ग्रांट है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, बट ये ना टेम्परेरी होता है। 10 साल के लिए आप दे सकते हो ग्रांट किसी को,
ठीक है। आप ये ग्रांट किस लिए दे सकते हो? आप सिर्फ एक्सपोर्ट ड्यूटीज के लिए ग्रांट दे सकते हो। और कौन सी एक्सपोर्ट ड्यूटीज के लिए? जूट होती है, जो जूट के प्रोडक्ट्स बनते हैं वो, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए अगर किसी स्टेट को ग्रांट देने हैं तो सेंटर उन्हें ग्रांट दे सकते हैं। और ये कौन से स्टेट्स को दे सकते हैं? असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो ये था सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। कि फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।